हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज ये पेपर है फरवरी 2014 वाला। इसके पहले 2012 वाले पेपर के एसएसटी के क्वेश्चन और 2013 वाले पेपर के एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। यही प्रश्न घुमा फिराकर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनको सॉल्व करवा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सभी पेपर के एसएसटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। इसके अलावा यदि आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं क्लास 6 to 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, तो उसकी क्लास आज से शुरू हो गई है। आप लोग उन क्लास को भी अवश्य देखिएगा क्योंकि सीटेट एग्ज़ाम को पास करने में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल है। वही एनसीईआरटी से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको वही लाइनें छपी हुई मिलेंगी। जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काफ़ी प्रश्न जो हैं एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आपकी क्लास शुरू हो गई है हिस्ट्री की और ज्योग्राफी की, तो आप लोग उन क्लास को देखिएगा, कंटिन्यू आपको क्लास मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन का निम्नलिखित में से वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? द मूवमेंट वंदे मातरम इज आंध्र रीजन वाज नॉन एज। पहला विकल्प है असहयोग, दूसरा है स्वदेशी, तीसरा है सवने अवज्ञा और चौथा है खिलाफत। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, स्वदेशी। दूसरा विकल्प इसमें सही है, स्वदेशी। ये जो आंदोलन है ये 1906 में बंगाल के विभाजन के विरोध में भारतीय नागरिकों द्वारा शुरू किया गया था और 1911 में यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये बातें भी इस आंदोलन के बारे में याद रखनी है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया? द बुक स्त्री पुरुष तुलना विच इज बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वाज ऑथर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स? पहला विकल्प है पंडिता रमाबाई, दूसरा विकल्प है बेगम रुकैया, तीसरा विकल्प है ताराबाई शिंदे और चौथा विकल्प है रास सुंदरी देवी। तो इस पुस्तक को लिखा है ताराबाई शिंदे ने। तीसरा विकल्प इसमें सही है। पुस्तक का नाम है स्त्री पुरुष तुलना। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? द क्रिश्चियन मिशनरीज इन द 19th century wanted to introduce क्रिश्चियन एजुकेशन इन इंडिया टू। पहला विकल्प है संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, दूसरा है लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, तीसरा है जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए और चौथा है भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। इम्प्रूव मोरल करेक्टर ऑफ द प्यूपिल, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? With the industrialization of Britain in the 19th century। पहला विकल्प है भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। दूसरा है भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर उपलब्ध करवाए। तीसरा है भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। और चौथा है भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। इंडिया बिकम मेन सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो भारत जो था विशेष रूप से सूती और रेशमी वस्त्र, धातु और कीमती पत्थर के काम आदि के क्षेत्र में हस्तशिल्प उद्योग के लिए भी जाना जाता था और ये कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया था। अगला प्रश्न है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकादारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई? इन विच लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट द राजास एंड तालुकादार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। पहला विकल्प है रैयतवारी समझौता, दूसरा है महलबारी समझौता, तीसरा है स्थायी समझौता और चौथा है पट्टीदारी समझौता। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, स्थायी समझौता, परमानेंट सेटलमेंट। इसके अलावा ये जो दो समझौते और लिखे हैं, रैयतवारी और महलवारी, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। रैयतवारी जो बंदोबस्त था, इस प्रणाली की शुरुआत की थी थॉमस मुनरो ने 1820 में और यह दक्षिण भारत की प्राथमिक भू राजस्व व्यवस्था थी। ये तो रैयतवारी हो गई। अब महलवारी क्या है? इसकी शुरुआत की थी 1822 में हॉल्ट मैकेंजी ने और बाद में विलियम बेंटिक की अवधि के दौरान इस प्रणाली में सुधार किया गया और यह उत्तर पश्चिम भारत में प्राथमिक भू राजस्व व्यवस्था थी। तो इन दोनों के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? पहला विकल्प है कानपुर, दूसरा विकल्प है लखनऊ, तीसरा विकल्प है फैजाबाद और चौथा विकल्प है इलाहाबाद। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, लखनऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? पहला विकल्प है 1833 का अधिनियम, दूसरा है 1858 का अधिनियम, तीसरा है 1861 का अधिनियम और चौथा है 1868 का अधिनियम। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, 1858 का अधिनियम। तो ये सब आपको एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पहला विकल्प है बलात मजदूर, दूसरा विकल्प है बागानों में काम करने वाले मजदूर, तीसरा है पानी लाने वाले और चौथा है अनवार सेना के सदस्य। तो मध्यकालीन असम में पाइक जो थे वह बलात मजदूर थे, यानी बंधुआ मजदूर थे। पहला विकल्प इसमें सही है, फोर्स्ड लेबर्स। अगला प्रश्न है, मणिग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? पहला विकल्प है चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दूसरा है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, तीसरा है चोल प्रशासन की प्रशासनिक इकाइयां और चौथा है ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। तो मणिग्राम और नानदेसी जो थे वह थे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ
दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। उपर्युक्त दो कॉलमों के सही जोड़े हैं। चिरांड का संबंध है बिहार से, ए को मिलाएंगे एच से। कोल्डी हवा, इसका संबंध है उत्तर प्रदेश से, बी को मिलाएंगे एफ से। बुर्जहोम, इसका कश्मीर से है संबंध, इसको मिलाएंगे ई से। और हल्लूर, इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से, तो इसको मिलाएंगे जी से। तो इस क्रम में पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का बार नाम आया है, यानी कितने बार आया है यहाँ पर फिल करना है। पहला विकल्प है लगभग 1000, दूसरा है 100, तीसरा है 12 और चौथा है 1। तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का एक बार नाम आया है, चौथा विकल्प इसमें सही है। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वह है ऋग्वेद। 3 देवता जो हैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं, वह कौन से हैं? ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण देवताओं के बारे में बताया गया है, वह हैं अग्नि, इंद्र और सोम। ये भी याद रखना है, ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? पहला विकल्प है केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो घर त्याग देते हैं। दूसरा है इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। तीसरा है मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता है। और चौथा है अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो ये विशेषता है बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है, अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से। पहला विकल्प है श्री नारायण दास, दूसरा है हरदास ठाकुर, तीसरा है घासीदास और चौथा है ज्योतिराव फुले। तो ये कथन है ज्योतिराव फुले का, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? पहला है ताजमहल का सफ़ेद रंग सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है। दूसरा है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। तीसरा है प्रजा में संतोष बेहतर शासन में सहायता करता है। और चौथा है अपराध की दर को नियंत्रित करना आवश्यक था। तो दीवाने आम के बारे में जो सही है वह है राजा का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड द लो एज इक्वल्स, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के चिंगलेपुट जिला में उत्तर मेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे? पहला विकल्प है 35 से 70 वर्ष की आयु के लोग। दूसरा है वेदों का ज्ञान रखने वाले लोग। तीसरा है वे जिनके अपने घर थे। और चौथा है वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है। वे लोग जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था वे चिंगलेपुट जिले के उत्तर मेरूर के
शिलालेखों में वर्णित नियम के अनुसार सभा के सदस्य नहीं हो सकते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजका के विषय में सत्य नहीं है? पहला विकल्प है वह बड़ा भूस्वामी होता था, दूसरा है उसको पद विरासत में मिलता था, तीसरा है राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया, और चौथा है प्रायः उसके पास दास होते थे और वह भूमि पर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करता था। तो इसमें जो सत्य नहीं है ग्राम भोजका के विषय में वह बताना है। तो तीसरा विकल्प इसका उत्तर होगा कि राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। तो ग्राम भोजका क्या थे, इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। वह ग्राम प्रधान था और कभी कभी सबसे बड़ा जमींदार भी हुआ करता था, और इसके पास जो है ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा या बहुत बड़ी ज़मीन होती थी, और वह अपने दासों और जो किराए के श्रमिकों से इसकी खेती को करवाता था, और एक न्यायाधीश के रूप में कभी कभी उसे एक पुलिसकर्मी के रूप में भी कार्य दिया जाता था। तो ये ग्राम भोजका होते थे, यानी कि सबसे अधिक जमीन रखने वाले। अगला प्रश्न है, मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? पहला विकल्प है अपक्षय की दर और खाद मिट्टी, दूसरा है मृदा की मोटाई, तीसरा है मृदा का जमाव, और चौथा है रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। तो मृदा के गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है रासायनिक गुण, पारगम्यता एवं संरचना। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला विकल्प है उत्खनन, दूसरा है निस्तापन, तीसरा है विव्रत खान खनन, और चौथा है सेंटरन। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, उत्खनन। अब ये जो 3 विकल्प और लिखे हैं इनके बारे में भी जानना आवश्यक है। निस्तापन क्या है? वाष्पशील पदार्थों को हटाने, द्रव्यमान के एक हिस्से को ऑक्सीकरण करने या उन्हें भुरभुरा बनाने के उद्देश्य से ठोस पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म करना, ये कहलाता है निस्तापन। विव्रत खान खनन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें खनिजों का खनन पृथ्वी की सतह के पास किया जाता है, तो वह कहलाती है विव्रत खान खनन। सेंटरन क्या है? तो धातु मल पदार्थ को पिघलाए बिना दाब और ऊष्मा के संयोजन का उपयोग करके कणों को एक साथ ठोस द्रव्यमान में फ्यूज करने की प्रक्रिया कहलाती है सेंटरन। तो इन तीनों के बारे में भी जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ स्थित हैं? पहला विकल्प है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा विकल्प है दक्षिण भारत, और चौथा विकल्प है हवाई द्वीप। तो दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें स्थित हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। पहला विकल्प इसमें सही है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? पहला विकल्प है प्राथमिक क्रिया, दूसरा है द्वितीयक क्रिया, तीसरा है आर्थिक क्रिया, और चौथा है तृतीयक क्रिया। तो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की क्रिया कहलाती है द्वितीयक क्रिया, सेकेंडरी एक्टिविटी। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अब प्राथमिक और तृतीयक क्रिया के बारे में भी जानना आवश्यक है। प्राथमिक क्रिया क्या है? ये सीधे ही पर्यावरण पर निर्भर करती है। शिकार करना, पशु चारण, मछली पकड़ना, वानिकी, कृषि, खनन, ये सब इसके उदाहरण हैं। तृतीयक क्रिया क्या है? इसमें सेवा के सभी व्यवसाय शामिल हैं। तो इसमें परिवहन, नेटवर्किंग, वाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन, ये सभी शामिल हैं।
अगला प्रश्न है, अपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या हैं? पहला विकल्प है उत्तरी अमेरिका के कबीले, दूसरा विकल्प है कीनिया के घुमंतू यानी खानाबदोश, तीसरा है अमेरिका के म्यूजिक बैंड और चौथा है पर्यावरण पर वृत्त चित्र। तो अपेची और क्रो हैं उत्तरी अमेरिका के कबीले, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? पहला विकल्प है सूचना प्रौद्योगिकी, दूसरा है खाद्य तेल, तीसरा है कागज उद्योग और चौथा है पटसन उद्योग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सनराइज इंडस्ट्री? तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, आईटी इंडस्ट्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? पहला विकल्प है दक्षिण अफ्रीका का ऑरेंज क्षेत्र, दूसरा है भारत की कश्मीर घाटी, तीसरा है भूमध्य क्षेत्र और चौथा है ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड। तो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र या भूमध्य क्षेत्र, तीसरा विकल्प इसमें सही है। तो यहाँ पर संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर इन सब की खेती की जाती है, इसीलिए इसे विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायन में सहायता करता है? पहला विकल्प है उच्च ज्वारीय क्षेत्र, दूसरा है कम ज्वार का क्षेत्र, तीसरा है ऐसे क्षेत्र जहां गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं और चौथा है समुद्री धाराओं का क्षेत्र। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, उच्च ज्वारीय क्षेत्र, एरिया ऑफ हाई टाइड्स। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर कौन परावर्तित करता है? पहला विकल्प है वायुमंडल, दूसरा है मध्यमंडल, तीसरा है समताप मंडल और चौथा है तापमंडल। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, तापमंडल, थर्मोस्फीयर, चौथा विकल्प इसमें सही है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो हवाई जहाज हैं वह किस परत में उड़ाए जाते हैं या किस मंडल में उड़ते हैं? तो वह समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ओजोन परत भी समताप मंडल में ही पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये सब भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि? पहला विकल्प है प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, दूसरा है मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करती हैं, तीसरा है जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना और चौथा है निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। तो पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला विकल्प है प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग, दूसरा है जीवन के प्रत्येक प्रकार का सम्मान और उसकी देखभाल, तीसरा है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार में परिवर्तन और चौथा है मानव जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही होगा, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, दो शहर एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 अंश पूर्व और 15 अंश पश्चिम पर स्थित हैं। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 घंटे का अंतर निकल कर आएगा। NCERT जब पढ़ाएंगे इस वाले चैप्टर में तब आपको सॉल्व करना बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, न्यूनतम वेतन अधिनियम पहला विकल्प है निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए,
दूसरा है निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। तीसरा है नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है। और चौथा है संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध है? पहला विकल्प है अनुच्छेद 15, दूसरा अनुच्छेद 17, तीसरा अनुच्छेद 21 और चौथा अनुच्छेद 28। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, अनुच्छेद 17। और ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, बस पूछने का तरीका जो है वह अलग अलग है। अब ये जो और अनुच्छेद लिखे हैं वह किससे संबंधित हैं? तो अनुच्छेद जो 15 है वह धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 28 संबंधित है कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता। तो इन सब के बारे में भी जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? पहला विकल्प है गरीबी, दूसरा विकल्प है धर्म, तीसरा विकल्प है जाति और चौथा विकल्प है लिंग। तो भारत में असमानता का मुख्य कारण है गरीबी, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहला विकल्प है मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, दूसरा है संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है, तीसरा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है और चौथा है न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू करने को निरस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार पुत्रों, पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? पहला विकल्प है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, दूसरा है 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, तीसरा है नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना और चौथा है 1000 रुपया के नोट का नया डिजाइन लागू करना। राज्य सरकार का कार्य पूछा गया है, दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। अगला प्रश्न है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। पहला विकल्प है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, दूसरा है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, तीसरा है लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण और चौथा है शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तो दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है? पहला विकल्प है अतिथि देवो भव, दूसरा है जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तीसरा है लेन में गाड़ी चलाना बुद्धिमत्तापूर्ण है और चौथा है पानी की प्रत्येक बूंद बचाइए। तो इसमें सामाजिक विज्ञापन नहीं है पूछा गया है, दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा जीवन बीमा जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अगला प्रश्न है, ऐसे मुद्दे की पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद ही उस पर ध्यान दिया है। पहला विकल्प है हत्याएं, दूसरा है भवनों को गिराना, तीसरा है लैंगिक संवेदनशीलता और चौथा है पीने का पानी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, पीने का पानी। इस पर शायद ही मीडिया ने मुद्दा उठाया हो, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचानिए। पहला है शक्तियों का पृथक्करण, दूसरा है एक बार नियुक्ति के बाद न्यायाधीश को हटाना बहुत कठिन है, तीसरा है न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, और चौथा है न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी.के. वासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में हैं? पहला विकल्प है कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, दूसरा है स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना, तीसरा है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, और चौथा है किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां। तो डी.के. वासु दिशा निर्देश हैं किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने, उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय लिया था? पहला विकल्प है स्वतंत्रता के अधिकार में सरकार की आलोचना करना शामिल है, दूसरा है जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है, तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अन्य धर्मों की आलोचना करना शामिल नहीं है, और चौथा है समानता के अधिकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों पर नौकरियों के आरक्षण देने के लिए जोर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू द एंजॉयमेंट ऑफ पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। दूसरा विकल्प इसका उत्तर है। तो ये एसएसटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है। पेडागोजी के क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले एसएसटी के जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्न हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फरवरी 2014 वाला ये पेपर था। नेक्स्ट वीडियो में सितंबर 2014 वाले पेपर के साथ मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।